हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो आइए हम लोग जो है आज क्लास 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बता दें नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम, लगाव बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानें कि नेशनलिज्म का भावना जो है इंडिया के अंदर कब आया और कैसे आया। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हम लोग जस्ट पिछले चैप्टर में देख के आए हैं क्या कि नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या देखें हम लोग कि वहाँ जो क्या हो रहा था कि अलग अलग तरह का नेशन और स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि लोगों का सोच जो था, कौन क्या है, हु दे आर, व्हाट डिफाइन, यानी कि लोगों के अंदर का आइडेंटिटी आखिर है वो कौन। ठीक है, ये जो है चीज़ जो है लोगों के अंदर आने लगा था, ये सोच लोगों के अंदर आने लगा था। यानी लोगों के अंदर का क्या नया नया सिंबल्स, नया नया आइकन्स, नया सॉन्ग्स, नया आइडियाज़ लोगों के अंदर लिंक करने लगा था। ठीक है, और ये जो है रिडिफाइन कर रहा है किसको, बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़ के बीच में बाउंड्रीज को रिडिफाइन कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमसे पूछा जाए कि हम किस कम्युनिटी के हैं, किस कास्ट के हैं, तो हम लोग जो है ये कास्ट और कम्युनिटी को बताने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग एक इंडियन हैं। ठीक है, तो लोग जो है इस चीज़ को लोगों के अंदर ये भावना जो लाने का जो काम किया जा रहा है वही नेशनलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने देश की बात करें तो वियतनाम में ऑलरेडी जो है एक ऑलरेडी इंडिया में जैसा कि वियतनाम में ही एक कॉलोनियल गवर्नमेंट वहाँ भी चल रहा था। ठीक है, और वहाँ जो है मॉडर्न नेशनलिज्म के अनुसार जो है वो क्या किया रहा है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के प्रति जो है लड़ाई किया जा रहा था। यानी कि लोगों के अंदर कम्युनिटी से हटने की बात किया था कि अगर हम कम्युनिटी को नहीं हटेंगे, कम्युनिटी से अगर दूर नहीं होंगे, तब तक हम लोग मिलजुल करके एक कॉलोनियल गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमको अगर देश को आज़ाद कराना है या तो हमको देश के प्रति जो भावना है वो लोगों के अंदर लाने के लिए कब ला सकते हैं, जब लोगों के अंदर का जो कम्युनिटी है, कास्ट जो है, उस भावना को नहीं हटाएंगे तब तक लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भावना नहीं आ सकता है। ठीक है, तो लोग क्या करने लगा, स्टार्ट करने लगा किस चीज़ का, डिस्कवर करने लगा, अपने यूनिटी का खोज करने लगा कि कैसे लोगों के अंदर यूनिटी आए। ठीक है, और कैसे यूनिटी लोगों के अंदर आए ताकि वो कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, तो इस चीज़ की बात कर रहा है। लोगों के अंदर जो है अलग अलग तरह का ऑपरेसिव नेचर है, लोगों के अंदर कॉलोनियलिज्म का अलग अलग सेंस है। हर लोग के अंदर जो कॉलोनियलिज्म का जो बाउंड है वो जो क्या टाइड हो चुका है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। ठीक है, और अलग तरह के जो क्लास है, ग्रुप्स है। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट जो है उन लोगों पे अलग तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, लोगों के अंदर कॉलोनियलिज्म का जो सोच है वो एक्सपीरियंस अलग तरीके से देखा जा रहा है और हर लोग में अलग अलग तरह का सोच उसको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भावना लाने के लिए जब तक एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए लोगों के अंदर एक कम्युनिटी से दूर करना पड़ेगा। जब तक लोगों के अंदर कम्युनिटी नहीं हटेगा तब तक लोग जो है नेशनलिज्म का सेंस उसमें डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में इंडिया का क्या पोजीशन था। तो अभी जस्ट हम जो है ये बता के निकले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग 1920 के बाद का सिचुएशन देखेंगे। तो 1920 के जो पहले का सिचुएशन था वो हम ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो 1920 के समय हमारा देश जो है ऑलरेडी एक फर्स्ट वर्ल्ड वार से में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जो अंग्रेज़ की तरफ से लड़ाई कर रहा था। तो इस पार्टिसिपेशन में अंग्रेज जो है उसके तरफ से इंडिया लड़ रहा था। तो जैसा कि लड़ाई वगैरह होता है तो उसमें आर्म्स वेपन्स का ज़रूरत होता है और आर्म्स वेपन्स होने के कारण हमारा देश जो है कर्ज में डूब चुका था। तो हमारे देश का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो क्या किया था कि हमारे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन को वर्स कर दिया था। यानी कि समझो तो हमारा देश कर्ज में डूब चुका था, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए हमारा देश जो है लोकल पीजेंट्स पे क्या है, लोकल जो कहने का मतलब जनता पे क्या कर रहा है कि
सारे टैक्स, हर तरह का टैक्स को इंक्रीज कर रहा है, कस्टम ड्यूटीज ला रहा है, इनकम टैक्स ला रहा है, ये इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो डबल कर दिया गया है 1913 से 1918 के बीच में। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो कॉमन पीपल है उनके अंदर क्या हुआ, एक हार्डशिप्स आ गया, मतलब बहुत ही समझो तो कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ ये लड़ाई का जो समय था, इसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो जबरदस्ती गांव के लोग को पार्टिसिपेट करवा रहा है, कहाँ, सोल्जर्स के रूप में। अब सोल्जर्स के रूप में पार्टिसिपेट करवाने का मतलब क्या है कि जो लोग नहीं भी इंटरेस्टेड है उसको भी क्या है, पार्टिसिपेट करवा रहा है। तो जिसके कारण ये फोर्सली रिक्रूट कर रहा है और लोगों के अंदर क्या है, एंगर का भावना जो है बहुत ही तेजी से फैल चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 1918 से 19 के बीच में और 2021 के समय में क्या हुआ कि इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रॉप जो फेल कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया का जो क्रॉप फेल चुके हैं। ये समझिए कि उस समय का ये बदकिस्मत है, जिसके कारण इंडिया में क्रॉप्स भी फेल कर चुके हैं। ऑलरेडी जो है सिचुएशन टफ था, अंग्रेज सिचुएशन टफ बना चुका है, और साथ ही साथ क्या है कि क्रॉप्स भी फेल कर चुका है। तो इस समय क्या हुआ कि हम लोग के देश के अंदर फूड का शॉर्टेज होने लगा था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे महामारी, इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी होने लगा। फिर साथ ही साथ क्या है कि फैमिन्स होने लगा। तो जब सेंसस के अनुसार देखा जाता है क्या, 1921 से 21 में देखा गया कि 12 से 13 मिलियन पीपल जो है वो क्या हुआ, वो पेरिश्ड हो गए, पास में आ गए। तो देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का ये सिचुएशन है। अब जब देश हमारा जो है ऑलरेडी क्या है कि एक तरफ से अंग्रेज परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ से क्रॉस फेल कर चुका है, तो अब हमारे देश का जो है हर तरह से गिंजन हो रहा है। ठीक है, तो इसी केस में क्या हुआ कि हमारे देश में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं, और रिटर्न होते हैं वो 1915 में, और इस सिचुएशन को सुधारने के लिए वो आते हैं। तो वो ऑलरेडी सबसे पहले हम जानेंगे कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जो है वो ऑलरेडी एक सत्याग्रह मूवमेंट से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, वो उसमें रेसिस्ट रिजाइन, मतलब गोरे कालेपन का जो भेदभाव होता है उसमें जो अपना लड़ाई कर रहे थे, एक नॉवेल मेथड के रूप में मास एजिटेशन का। ठीक है, तो इसी मेथड्स को इंडिया में भी वो अपनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड को इंडिया में कैसे ला रहे हैं कि ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है इसका मेन आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है इसका सत्याग्रह मूवमेंट का कि ये इम्फसाइज करता है किस पे, पावर ऑफ ट्रूथ पे, मतलब सच्चाई का पावर दिखाएगा और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा कि आखिर किस चीज़ के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का जो स्ट्रगल होने वाला है ये इनजस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, और इसमें इस सत्याग्रह मूवमेंट में क्या करेंगे हम लोग, फिजिकल फोर्स का कोई जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ हम लोग नॉन वायलेंस को अपनाएंगे। ठीक है, तो अब जो है इसमें वैसा लोग, साथ ही साथ ऑपरेसर को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और उन लोगों को भी बताया जाए कि ट्रूथ का क्या सच्चाई है, सच्चाई क्या है उसके बारे में जानेंगे। और यही जो एक मेथड है धीरे धीरे जो है इस समय जो है गांधी जी जो है सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यही स्ट्रगल से ही गांधी जी का सोच था कि जो ट्रूथ है वो धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रियम्फ होगा। ट्रियम्फ होने का मतलब ये होता है कि सच्चाई जो है ऑटोमेटिक लोग उसको जानेगा और उसको परखेगा और जानने का कोशिश करेगा कि आखिर क्या सच है क्या गलत है। तो देखिए ये अपने सत्याग्रह मूवमेंट को एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, इनिशियली एक स्टार्टअप देते हैं, और उसके बाद ये अपने मूवमेंट को बहुत ही तेज से अपने मूवमेंट को स्टार्टअप कर देते हैं, चला देते हैं। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी का विश्वास क्या था कि जो धरना होने वाला है, मतलब महात्मा गांधी का विश्वास था कि जो धरना ही क्या होगा, एक लोगों को यूनाइट कर सकता है। यानी कि जब तक लोगों के अंदर यूनिटी नहीं होगा तब तक क्या होगा कि हम ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लोगों में यूनिटी लाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एक धरना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे इस तरह का स्टार्टअप देते हैं गांधी जी। तो सबसे पहले गांधी जी इंडिया में अराइव करने के बाद ये गांधी जी जो करते हैं धीरे धीरे अच्छे जगह पे जाते हैं, जैसे ऑलरेडी वैसे जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वर्कर्स पे, पीजेंट्स पे अत्याचार कर रहा है। जैसे देखिए 1916 में
वो इंडिया में बिहार में आए, ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ किस लिए आए? क्योंकि वहाँ जो है ऑलरेडी प्लांटेशन सिस्टम को अप्रोसिव रूल देख रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 1917 में जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं गुजरात में, और वहाँ के लोगों में क्या करते हैं कि खेड़ा में क्या है, जो पीजेंट्स है वो लोग पैसा देने में असफल हो रहे हैं, तो उन लोग को वो जो है बात करने के लिए वहाँ डिमांड था उनका क्या कि वो जो रिवेन्यू है वो रिलैक्स कर दिया जाए। इसके बाद 1918 में क्या कर रहे हैं कि अहमदाबाद जा रहे हैं। और अहमदाबाद क्यों गए? क्योंकि कॉटन मिल्स जो वर्कर्स हैं यहाँ पर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, सत्याग्रह मूवमेंट जो है उन लोग को पे वर्क करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग को अभी जो है गांधी जी जो 1915 में रिटर्न होने के बाद वो 1916 में बिहार आए, 1917 में कहाँ गए? गुजरात गए, और 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद गए। अब देखिए ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गांधी जी इस मूवमेंट को स्टार्टअप दिए हैं, लोगों को धीरे धीरे ज्वाइन करवा रहे हैं इस मूवमेंट में, और साथ ही साथ उस ज्वाइन करने वाले जो मूवमेंट में जो मेंबर आ रहे हैं उसको सत्याग्रही बोल रहे हैं। तो अब देखिए इस चीज़ को देख करके गांधी जी को इस मूवमेंट को देख करके, स्टार्टअप मूवमेंट को देख करके, सत्याग्रह मूवमेंट को देख करके अंग्रेज के अंदर जो है किस तरह का गुस्सा पैदा हो रहा है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये गांधी जी जो है ये इस चीज़ को रोकने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि 1919 को एक रॉलेट एक्ट लेकर के आए, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट इतना हार्श एक्ट था, कड़ा एक्ट था कि वो बिना मतलब का कोई भी रीजन का, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी रीजन का 2 साल के लिए इंडियंस को जेल में बंद कर देने की बात करते हैं रॉलेट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो 1919 के में रॉलेट के द्वारा, ठीक है, वो एक क्या किया गया कि एक्ट लाया गया जिसमें बिना कोई रीजन का इंडियंस को या सत्याग्रही को बंद कर सके जेल में, ठीक है। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट करने का फैसला ले लिया गांधी जी, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि गांधी जी सबसे पहले इस मूवमेंट को नेशन वाइड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरह का एक हड़ताल स्टार्ट कर रहे 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को स्टार्ट करने में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ वर्कर जितने भी थे वो सारे स्ट्राइक में हैं रेलवे वर्कशॉप के, और साथ ही साथ बहुत सारे दुकान को भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये एक स्टार्टअप था, वो जो है इंडिया महात्मा गांधी जो है क्या किए, एक तरह का क्या है एक्शन लिए, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्शन थोड़ा सा लिए तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो जग गया, एक अलार्म सा बजा दिया अंग्रेज को, ठीक है। और इसमें यह भी किया गया था कि जितने तरह का लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन था, जैसे रेलवेज का, टेलीग्राफ्स का, ये सब सारा जो है डिस्टर्ब कर दिया गया, सब सारा बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये एक अलार्म की तरह अंग्रेज के अंदर इसको लगा। तो अब देखिए अंग्रेज जो है इसके प्रति जो है क्या एक्शन लेते हैं। तो देखिए जो भी मेरे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, वो क्या कर रहे हैं, क्लैंप डाउन करने की बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट को, यानी कि जो नेशनलिस्ट इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रोकने की बात कर रहे हैं। तो कैसे ये रोक रहे हैं, तो देखिए जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उनको पिक कर दिया गया, जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उनको पिक किया गया, साथ ही साथ महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2 तरह का जो एक्शन है ये जो है स्टेप लिया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया जो है जितने भी इंडियन हैं वो क्या कर रहे हैं कि 10 अप्रैल को इस न्यूज़ को सुनते हुए 10 अप्रैल को क्या किए कि पुलिस इन अमृतसर फायर कर दिए पीसफुल प्रोसेशन में, जहाँ शांति माहौल था वहाँ पर जबरदस्ती 10 अप्रैल को पुलिस जो फायरिंग कर दिया तो अमृतसर में। तो क्या हुआ कि ये जो गुस्सा था इंडियंस के प्रति बहुत बढ़ गया। तो ये बदले में क्या किए, जो भी इंडियंस थे, जो भी सत्याग्रही थे, वो सब क्या किए, बैंक्स पर अटैक कर दिए, पोस्ट ऑफिस पर अटैक कर दिए, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिए। तो ये सब अटैक करने के बाद क्या हुआ कि अब अंग्रेज जो है और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो और भी गुस्सा होने लगे। तो अब क्या करने लगे यहाँ पर कि अब पहले तो रॉलेट एक्ट था, अब और भी उससे भी कड़ा एक्ट लेकर के आ गया जिसको मार्शल लॉ कहा जा रहा है, ठीक है। ये कानून को लेकर के आया गया मार्शल लॉ, जो
किसने लेकर आया? जनरल डायर के द्वारा लेकर आया जा रहा है। ठीक है, तो मार्शल लॉ क्या था उसको हम लोग जानेंगे। तो मार्शल लॉ जो था कि बिना कोई रीजन का, अभी तक तो 2 साल के लिए जेल के अंदर बंद किया गया था, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है मार्शल लॉ के अगेंस्ट कि इसमें ये जो भी लोग हैं, अगर कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट को लग रहा है किसी तरह का कि लोग गलती है तो उसको बिना कोई रीजन का आप फायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही जो फायरिंग जो है एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो 13 अप्रैल को क्या हुआ कि जनरल डायर के द्वारा क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे बहुत सारे लोग का भीड़ था। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन सा लोग का भीड़ था। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर बहुत सारा सत्याग्रही जो है मीटिंग कर रहे थे, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारा क्राउड जो गैदर हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ जो है एक बैसाखी फेयर भी था, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो नया नया रिप्रेसिव मेजर्स लेके आया जा रहा था उनको प्रोटेस्ट करने के लिए भीड़ लगा हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ इम्पोज है, तो वहाँ भी जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे वहाँ। तो अब क्या हुआ कि यही जो मौका ढूंढ करके जनरल डायर क्या किया कि जलियांवाला बाग में घुस गए, और घुसने के बाद एग्जिट को बंद कर दिए, और बंद करने के बाद एकदम ओपन फायर कर दिया गया। और ओपन फायर करने के बाद इसमें जो है बहुत सारे लोग, लगभग 100 लोग जो है यहाँ पे मारे गए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इतना कड़ा एक्शन लेने के प्रति क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, उस चीज को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी जैसा कि आपको बता दिए कि वो मार्शल लॉ और भी कड़ा नियम था रॉलेट एक्ट के बाद। ठीक है, ये ओपनली फायर करने की बात कर दी है। तो देखिए ये चीज करने के प्रति मेन उनका मकसद क्या था कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि हर सत्याग्रही के मन में डर बैठे कि अंग्रेज जो है अंग्रेज है। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं था कि अंग्रेज के बड़ा भी जो है इंडियन बैठा हुआ है। तो देखिए अंग्रेज जो है कि अंग्रेज ये चाहता था कि हर सत्याग्रही इसके माइंड में क्या बैठे? टेरर और एव बैठे। ठीक है, और ये जो जलियांवाला बाग ही जो था, ये न्यूज जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा क्राउड जो है फैल चुका है नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में फैलने के बाद क्या हुआ, ये न्यूज़ धीरे 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 इंडियंस के पास पहुंच रहा है, और जगह जगह पर क्या कर रहा है कि लोग इंडियन जो सत्याग्रही है वह स्ट्राइक कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस स्टेशन पे अटैक कर रहे हैं, बिल्डिंग पे अटैक कर रहे हैं, जितने भी सरकारी बिल्डिंग वगैरह है सब पे अटैक कर रहे हैं। तो देखिए ये अटैक होने से अब फिर जो है अंग्रेज क्या करेगा, और भी नया कड़ा एक्शन लेकर के आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो लॉस हुआ, जो अटैक कर रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, रेलवे लाइंस को बंद कर रहा है, इस तरह का सारा जो घटना है, तो गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है? ब्रूटल रिप्रेशन ले रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रूटल रिप्रेशन लेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपुल। अब यहाँ पर जो है अब लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहा है, टेरराइज कर रहा है। किस तरह करेगा? तो सत्याग्रही जितने भी थे वो सबको जमीन पे नाक रगड़ा रहा है, रब देयर नोज। ठीक है, स्ट्रीट पे, रोड पर क्रॉल रिंग आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी साहिब है उनको सलाम करवा रहा है। तो ये क्या है? पनिशमेंट दिया जा रहा था इंडियन को, ताकि जो है इस तरह का जो एक्शन ले रहा था इंडियन वो ना ले सके। तो अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज जो है, पीपुल्स वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, यानी कि जो भी लोग जो थे और जो भी गांव के लोग थे, खास करके पंजाब में गुजरंगवाला और यह पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, वहाँ पे बम्ड कर दिया गया। ठीक है, वो बॉम्बिंग कर दिया गया वहाँ पे, तो जिससे लोग क्या हुआ और भी गुस्सा होते गए, और ये वायलेंस क्रिएट कर लिया गया। ठीक है, तो देखिए मेन टारगेट अभी क्या था इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का कि बिना कोई वायलेंस का, नन वायलेंस में, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, बिना कोई आर्म्स और वेपन का हम जो है ये युद्ध को जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है एक तरह का वायलेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट ओपन क्या किया जा रहा है? बॉम्बिंग किया जा रहा है, तो वायलेंस क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला बार जो गांधी जी जो है यहाँ पे मूवमेंट को रोक देते हैं। ठीक है, बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि सबसे पहले गांधी जी ने कब मूवमेंट को रोका, तो ये वही चीज बताना है यहाँ पर कि क्या क्या ये किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि अब ये रॉलेट एक्ट जो है
रॉलेट एक्ट अभी देख चुके हैं, ये अभी देख चुके हैं हम लोग, मार्शल लॉ देख चुके हैं, ठीक है। तो अब ये सब जितना भी है, रॉलेट सत्याग्रह हैज बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह किसको कहते हैं, वैसा सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट लिया गया था। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट कब लिया गया था सत्याग्रह, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो लिया गया था सत्याग्रह, उसको रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वाइड स्प्रेड मूवमेंट दे दिया, और यही जो क्या कर रहा है, ये मूवमेंट जो धीरे धीरे जो है बहुत सारे सिटीज और टाउन्स में लिमिटेड हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज में लिमिटेड होने के कारण यहाँ पर गांधी जी फिर से क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रॉड बेस्ड कैसे बनता है, यानी ब्रॉड बेस्ड कहने का मतलब अभी जितने भी सत्याग्रही थे उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं था, ये कुछ लोग ही जुड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर गांधी सोच रहे हैं क्या कि अब जो है हम लोग मास मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हम लोग के जितने तरह का कम्युनिटीज है उनको यूनाइट करना पड़ेगा। तो इनके दिमाग में ये बात आया कि खिलाफत इशू जो है सबसे बेस्ट इशू है। उनसे क्या फ़ायदा होगा कि अगर खलीफा हमारे तरफ आ जाता है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके क्या करेगा कि इस मूवमेंट को और भी ब्रॉड बना सकता है, ठीक है। तो ये खिलाफत इशू को उठा रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि हम लोग थोड़ा सा खिलाफत इशू के बारे में जाने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो रहा था वहाँ पर ऑटोमन टर्की का बहुत बड़ा डिफीट हुआ था, और इस डिफीट का पूरा जो है जिम्मेदार किसको ठहराया गया था, ये इस्लामिक वर्ल्ड को ठहराया गया था, जिसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। और खलीफा कौन था, स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, ठीक है। और इस खलीफा को यूनाइट करने के लिए इसमें दो तरह का ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये जो दो ब्रदर्स हैं जिसको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ महात्मा गांधी, ये तीनों मिलकर के मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक खिलाफत कमेटी को सेटअप किया गया था मार्च में, ताकि हर तरह का डिस्कशन जो है इस कमेटी में हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो सके, यानी कि यहाँ पर अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी सब मिलकर के हर तरह का यूनाइटेड मास कैसे स्टार्ट करना है, किधर करना है, क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पे डिस्कशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गांधी जो है यही अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, और मुस्लिम को कह रहे हैं क्या, अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट बता रहे हैं, ठीक है। तो यही एक गांधी जी को एक मौका मिलता है जो कि एक छतरी के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर क्या है कि हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर के अंग्रेज के प्रति, कॉलोनियल गवर्नमेंट के प्रति लड़ाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए गांधी जी जो है एक प्रकार का सेशन, कलकत्ता सेशन में कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में, जिसमें ये जो है बताया गया कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, स्टार्ट नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, यानी कि हम लोग एक नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें खिलाफत को सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ स्वराज को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अब यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात किया रहा है, यानी नन कोऑपरेशन मतलब देखिए अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो मूवमेंट को धीरे धीरे स्टार्ट किए, जैसा कि आपको बताया बिहार, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद अहमदाबाद, ठीक है। ये धीरे धीरे जो मूवमेंट जो है ये बहुत ही ब्रॉड होते जा रहा है। तो ये जो उस समय जो मूवमेंट एक छोटा स्टार्ट हुआ था उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना कोई रीजन का 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जा रहा था। अब जेल में बंद करने के बाद ये जो न्यूज़ था ये रॉलेट सत्याग्रह बन गया। रॉलेट सत्याग्रह में क्या गांधी जी स्टार्ट किए थे कि रॉलेट सत्याग्रह में एक हड़ताल से स्टार्ट किए थे जो 6 अप्रैल को किया गया था, साथ ही साथ दुकान वगैरह भी बंद किया गया था। तो ये रॉलेट सत्याग्रह हुआ। अब रॉलेट सत्याग्रह जैसे चल रहा था इससे नुकसान हुआ अंग्रेज को। अब इससे जो अंग्रेज को नुकसान हुआ उसको ओवरकम करने के लिए और भी कड़ा नियम लेकर के आ रहा है जिसको मार्शल लॉ लेकर के आ रहे हैं। और इस मार्शल लॉ के कारण ही 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 से 4 तरह के इंसान वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ आपस में मीटिंग कर रहे थे और यही मौका ढूंढ करके जनरल डायर क्या किया, एग्जिट पॉइंट बंद करके भूंज दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा किल हो चुके थे, लगभग 100 लोग मर चुके थे। और यही जो किलिंग था वो धीरे धीरे क्या हुआ पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। और नॉर्थ इंडिया में फैलने के बाद ये क्या हो रहा है, ये जगह जगह पर क्या हुआ और भी तोड़ फोड़ मचा रहा था इंडियंस लोग।
और तोड़ फोड़ मचाने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर फिर अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे तरह का सजा दे रहे हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, दिखाएं आपको, जैसे कि रेंगाना ज़मीन पर, सैल्यूट करना साहब को, साथ ही साथ इस तरह का सिचुएशन दिखा। अब ये जो सिचुएशन जो था एक वायलेंट बन गया। वायलेंट बनने के बाद इस रॉलेट सत्याग्रह को रोकने का निर्णय ले लिए थे गांधी जी, ठीक है। तो इसको निर्णय ले लिया गया था। अब यहाँ पर जो है उसके बाद क्या हुआ कि खलीफा को इस मूवमेंट में इन्वॉल्व करने की बात किया गया ताकि ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बन सके। तो इसमें हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की बात किया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम यूनाइट होंगे तो साथ ही साथ जो है ये मूवमेंट और भी बड़ा बनते जाएगा। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉन कोऑपरेशन, जो कि ऑलरेडी नॉन कोऑपरेशन का जिक्र जो है गांधी जी अपने 1909 में वो जो है गांधी जी एक बुक लिखे थे हिंद स्वराज, उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है। क्या उसमें डिस्कशन किया गया है कि हम लोग ऑलरेडी स्वराज को, यानी हम लोग जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? हम लोग जब अंग्रेज को कोऑपरेट ना करें, यानी कि अगर हम अंग्रेज को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो हम लोग इतना जल्दी हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा कि उसको हम बोल नहीं सकते। तो लोगों के अंदर ये चीज़ को दिमाग में सेट करने के लिए ये क्या किए, हर एक इंडियंस को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि कोऑपरेट कर रहे हैं कि रिफ्यूज़ करो, जितने भी तरह का हम लोग ब्रिटिश सामान यूज़ करते हैं उसको रिफ्यूज़ करो यूज़ करने से, ठीक है। और ये जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल कोलैप्स विद इन अ ईयर, स्वराज वुड कम, और तुरंत स्वराज भी 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं कि यही जो है एक मौका ढूंढ रहे हैं, एक अनफोल्ड इन स्टेजेस, मतलब एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी इंडियंस के अंदर है वो क्या बोल रहे हैं कि हर तरह का जो है सरेंडर ऑफ टाइटल्स को सरेंडर कर दिया जा रहा है, अवार्ड गवर्नमेंट अवार्ड को रिटर्न कर दिया जा रहा है, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया जा रहा है, आर्मी भी छोड़ रहे हैं, पुलिस भी छोड़ रहे हैं, कोर्ट्स भी छोड़ रहे हैं, कोर्ट से जज वगैरह सब छोड़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ स्कूल्स, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, अचानक समर 1920 में क्या हुआ कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो है ये क्या किए कि अपने पॉपुलर सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए ये मूवमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये रिलेक्टेंस टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, यानी कि यहाँ पर दोनों मिल करके 1920 का जो काउंसिल इलेक्शन है उसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर दिसंबर के बीच में क्या हुआ, कांग्रेस के बीच में जो थोड़ा सा टसल हो गया, ठीक है। टसल होने के पीछे रीजन यही था कि इसका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं था, मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स, ठीक है, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह बात किया गया था क्या, इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन को छोड़ने की बात किया जा रहा था, ठीक है, बॉयकॉट करने की बात किया जा रहा था। तो अब देखिए फाइनली जो है कुछ ज़्यादा इसमें प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके बीच में कंप्रोमाइज हो गया। ये कहाँ हुआ कंप्रोमाइज, कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 को, ठीक है। ये चीज़ को सॉल्व किया गया। अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट जो इसका सेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेकंड स्टोरी। तब तक के लिए गुड बाय।